नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। विचार कैसे आगे ले जाया जाता है, सोच को कैसे आगे बढ़ाई जाती है और कैसे वो एक दूसरे को इंस्पायर करता है। आपने हमारे पिछले एपिसोड में देखा कि प्रोफेसर डॉक्टर बीबी पुरी 92 साल के होते हुए भी किस तरह से इंस्पायर्ड है और अपने आप को 92 साल का न समझ के सिर्फ 40 और 50 साल का समझते हैं। आज हम एक ऐसे शख्सियत को फिर लाए हैं स्टूडियो में जो उम्र की अगर बात करें तो 84 साल के आसपास के हैं और आपसे एक बार मुलाकात भी हो चुकी है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि उम्र के पड़ाव पर पहुंचने के बाद जो सोच बनती है वो किस तरह से दिमाग में स्ट्राइक करती है और फिर जब स्ट्राइक करती है तो कैसे चीजें बदलने को हो जाती है, बदल जाती है। तो स्टूडियो में मौजूद है अशोक मलिक जी, उनका हम स्वागत करते हैं। अशोक मलिक जी, स्टूडियो में स्वागत है आपका। और आपने सवाल सुना होगा जो हमने बात की थी, एक इंस्पायरेशन की और एज की बात है। तो कैसे इंस्पायरेशन मिलती है एक दूसरे को, वो कौन सी बातें होती है जो दिल में लग जाती है तो बीवी और हस्बैंड अलग हो जाते हैं, कौन सी ऐसी बात है जो दिल में लग जाए वो फ्रेंडशिप टूट जाती है, वो कौन सी ऐसी बात है कि अगर एक बिजनेसमैन को लग जाए तो वो अपनी कैलिबर और बढ़ाने की कोशिश करता है। ऐसी कोई वाकया है तो आप प्रकाश डालें हमारे दर्शकों के सामने। देखिए, मेरी एक तो बहुत पुरानी जो हमेशा ज़िंदगी में चली आई है, जो मैंने 8 साढ़े 8 साल में एक किताब में पढ़ा था कि एक आदमी बहुत गरीब था, तो उसके दोस्तों ने उसे कहा भी तुम ये बड़ा रईस है, इसके घर पे चले जाओ, वो हर एक की मदद कर देता है और तुम्हारे खाने के लिए नहीं है, तुम्हारी वाइफ झोपड़ी से बाहर नहीं आ सकती, कपड़े फटे हुए हैं। तो वो कहने लगा भाई मैं कैसे जाऊंगा उसके बड़े रईस के पास। तो उन्होंने कहा हम भेज देंगे। तो वो लेके गए उसे, उसको जब अंदर भेज दिया दरवानों को पटा के उसको, तो दूसरे दिन उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ कल। तो बोला कुछ नहीं हुआ। तो कुछ नहीं हुआ, तुझे अंदर भेजा था, बड़े सेठ से मुलाकात हुई। कहता है मुलाकात तो नहीं, हाँ देखा हुआ तो बात क्यों नहीं की। कहता है जब देखा हुआ तो मैंने देखा वो नमाज पढ़ रहे हैं, जब मुझे ये लगा कि ये खुद मांग रहे हैं किसी से तो मैं इनसे क्यों मांगू, मैं ऊपर वाले से ही क्यों ना मांगू। ये असूल मैंने अपनी जिंदगी में एक बना के रखा है कि किसी से कुछ नहीं मांगना, अगर मांगना है तो ऊपर वाले से मांगो। और ऊपर वाले से भी मैं मांगता नहीं रहा आज तक, उसका धन्यवाद करता रहा हूं, जो तूने दिया है भगवान, तूने मेरे को बहुत वो किया, सेटिस्फैक्शन का। अब दूसरा जो सवाल आपने किया कि कहीं ऐसा हुआ है जिसमें बिजनेस में शौक लगने से, तो वो मेरे एक मित्र हैं पंकज मुंजाल करके हैं, हीरो साइकिल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अच्छा, तो खैर उनके एक साइकिल के लिए मैंने अपने एक दोस्त से बात की कि अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए ये साइकिल खरीद लो, उससे मैं बात करवा के बड़ा अच्छा साइकिल क्वालिटी दिलवा दूंगा। तो खैर उन्होंने कहा उससे बोलो मेरे से बात कर लेगा। तो उससे बात की तो उसने कहा जी मिस्टर आलूवालिया, मैं आपके लिए ये स्पेशल फीचर बनवा दूंगा आपके ग्रैंडसन के लिए। बोले यार बात ये है, आप 20-25 साल से साइकिल बना रहे हो, वही क्वालिटी बना रहे हो जो दूध वाला दूध लेके बेचने जाता है, मुझे तो कोई खास फर्क नहीं लगा। वो उसको ऐसा शौक लगा उस दिन से वो लग गया कि मुझे अपनी साइकिल कहाँ लेके जानी है। और आज वो दुनिया का नंबर 2 साइकिल मैन्युफैक्चरर है। उसने अभी पिछले महीने ही 28 तारीख को अपने घर पे डिनर किया, वही मिस्टर आलूवालिया का शुक्रिया करने के लिए कि आपने जो मुझे करंट दिया 220 वोल्ट का, उसकी वजह से आज मैं यहाँ पे पहुंचा हुआ हूँ। मिस्टर आलूवालिया जो प्लानिंग कमीशन के, जो मोंटेक सिंह आलूवालिया प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन थे, मंत्री की पोजीशन थी उनकी, प्राइम मिनिस्टर के बहुत क्लोज थे, दोस्त हैं मेरे, गोल्फ हमेशा खेलते रहे हैं मेरे साथ हमारी। बल्कि अब उनका मैं बात बताता हूँ, उन्होंने ही मुझे करीब 15-16 साल पहले कहा कि भाई अशोक तुम बड़े अजीब आदमी हो, मेरी आपकी दोस्ती
इतने 20-25 साल से, 15 साल पहले वो बता रहे हैं कि 25 साल से दोस्ती चल रही है, तुमने कभी कोई काम नहीं कहा मुझे। मैंने कहा आलूवालिया जी मैं कहूँगा भी नहीं, क्योंकि वो जो बचपन में मैंने सुना था कि जो इनसे क्यों मांगो, मैं ऊपर वाले से ही क्यों ना मांगू, तो मैं आपसे कभी कोई काम कहूँगा नहीं। तो यही चीज़ मैंने एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से कही। उन्होंने कहा भी आप मदद हमारे की कुछ ले सकते हैं जो भी अगर है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लूँगा। तो जब मैंने उनको वो बात बताई, उन्होंने एकदम हाथ बढ़ाया, बोले आज से आपकी हमारी दोस्ती पक्की हो गई। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज थे। तो जिंदगी में अपने जो असूल हैं वो बन गए बचपन में ही। जी जी, अच्छी बात है सर। आप बिल्कुल अपने वसूलों के पक्के हैं, लेकिन जीवन में कभी कभी परेशानी भी आ जाती है। तो हम इसी से रिलेट करके अगर देखें तो आपको जिंदगी में सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा। बिल्कुल। और बिल्कुल आपने उसको सहृदय स्वीकार किया। गलती ना होने के बावजूद भी आपने, आपका जो एक फेस था वो बड़ा ही एक अजीब स्थिति से गुजरी थी। उस पर आप प्रकाश डालें और क्या लेसन मिला उससे। ऐसा है, मैं अब आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने जो आपको कहा कि मेरे पिताजी की जो मेरी एक नसीहत थी कि बेटे तुमको जो चाहो वो नहीं मिल सकता, बेस्ट नहीं मिल सकता, तो जो है उसको बेस्ट बनाओ। तो जब मैं तिहाड़ में भी था तो मैं वहाँ पे खेत हैं, वहाँ पे जो वहाँ के मालियों ने मूलियाँ, गाजर वगैरह, टमाटर लगा रखे हैं, मैं उधर घूमता था, एक आधी मूली ले ली, गाजर ले ली, धो के खा ली। मैं वहाँ पे भी ऐसे था जैसे आश्रम में आया हुआ हूँ। मैंने कभी उसको जेल सोचा भी नहीं, क्योंकि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारे भगवान श्री कृष्ण की पैदाइश ही जेल के हुई, तो जेल को बुरा क्यों? वो सब जगह के बराबर है। तो वो मैंने असूल लेके चला। और उस वक़्त जैसा कि मैंने कहा कि मैंने ये ठानी हुई थी कि मैं किसी की मदद नहीं लूँगा, ना जजेस की ना किसी और की, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगा। तो वो सारी चीज़ें मैं खोजता गया, देखा भाई जिसने मेरे ऊपर ये दोष लगाया है वो तो कहीं मेरे से, जो उसने इतना सा दोष लगाया वो इसके ऊपर इतना दोष है, वो आज भी स्टैंड्स कन्विक्टेड, जबकि मैं एग्जोनरेट हो गया उसके झूठे मुकदमे के, और मैं एग्जोनरेट हो गया, वो आज भी कन्विक्टेड है, ऑन बेल है। तो ये ऊपर वाले ने मुझे, जबकि उम्र के अंतिम पड़ाव पे है, वो भी इसी पड़ाव पे मेरे बराबर की उम्र का है, मेरा दोस्त रहा है, मैंने उसकी इतनी मदद की, लेकिन पीछे से छुरी उसने घोंपी सिर्फ थोड़े से लालच के लिए। क्या वो लेके जाएगा अब ऊपर? वाकया क्या रहा प्रकाश डालने की? वाकया ये था कि मेरा उसका थोड़ा सा प्रॉपर्टी का झगड़ा था। तो झगड़े में मैंने उसको कुछ पैसे भी दे दिए हुए थे उस प्रॉपर्टी के, लेकिन वो बैकआउट करना चाह रहा था। जब प्राइसेस बहुत हाई हो गई थी तो वो निकलना चाह रहा था। मैंने कहा भाई देख बात सुन, जब मैंने दिए थे उस वक्त प्रॉपर्टी की प्राइस इतनी थी, तो उसका मुझे तकरीबन इतना दे दे जिसमें मैं उतनी प्रॉपर्टी आज खरीद सकूं। बोला नहीं ये तो नहीं होगा, मैं इतना ही दे सकता हूं। मैंने कहा देख बात सुन, जितना आज की प्रॉपर्टी, उतनी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, मुझे मिलनी तो उतनी चाहिए, लेकिन तू 15-20% कम भी देगा मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मैं मेहनत करके कमा लूंगा, मुझे कोई वो नहीं। जब वो अड़ गया तो मैंने कहा फिर तू कोर्ट में ही अब तू वो करेगा। कोर्ट में केस चलता रहा। वो केस चलते चलते, प्रॉपर्टी का केस चलते चलते, उसने एक मेरे ऊपर झूठा मुकदमा डाल दिया कि मैंने उसको जान की धमकी दी थी। और क्योंकि उसकी पुलिस वगैरह में, पुलिस नहीं होम मिनिस्ट्री में उसके स्कूल का क्लास फेलो वहां पे था, उसने उसको इस्तेमाल करके, कॉन्कॉक्ट करके, फिर उससे कह के मेरे को अंदर बंद करवा दिया। एक बार जब पुलिस के ऊपर ऐसा प्रेशर आ जाता है होम मिनिस्ट्री का, तो वो तो लगा देते हैं। अब उसको उन दिनों में कहीं से धमकी आई थी, वो खरीदना चाह रहे थे अंडरवर्ल्ड वाले, क्योंकि जब उनका ये अंडरवर्ल्ड वालों का ये होता है कि जब प्रॉपर्टी की कोई डिस्प्यूट चल रही हो तो वो मालिक को पकड़ते हैं, भाई तू बेच दे, हम खाली करवा लेंगे, तेरी प्रॉपर्टी की प्राइस जो है
3 करोड़ होगी, हम 1.5 करोड़ 2 करोड़ देते हैं, 1 करोड़ हमको भी बचेगा, तुझे आज मिल गया, नहीं तो 10 साल तू धक्के खाएगा, 15 साल भी लग सकते हैं। तो वो एग्री हो जाते हैं। तो उस तरह का उसको कुछ धमकी मिली थी, उसकी वजह से उसने पुलिस में रिपोर्ट की, तो उसको एक सिक्योरिटी मिल गई हुई थी पुलिस की तरफ से। अब जब सिक्योरिटी उसके घर पे बैठी हुई है, उस वक्त का उसने पुलिस वालों ने यह दर्ज कर दिया कि मैं उसके घर पे गया था, झूठी एंट्री दिखा दी, झूठी गवाही दिखा दी। अच्छा, गवाही में जब वो आया वहां पे, तो मैंने जज साहब से कहा, मैंने कहा जी मैं कुछ सवाल पूछता हूं, इससे जवाब। बोले नहीं, तुम्हारा वकील को तो एक एक चीज नहीं पता होती ना। तो ठीक है, चलता रहा फिर, लेकिन आखिर में जाके ये हुआ कि मैं एग्जोनरेट हुआ, और उसने झूठे एफिडेविट देके एयरफोर्स वालों से एक फ्लैट खरीदा। एयरफोर्स वाले भी उसको सपोर्ट करते रहे, जजेस भी उसको सपोर्ट करते रहे, क्योंकि उसका दोस्त सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था, उसका प्रेशर था, लेकिन फिर भी उसको बचा नहीं सके। तो 340 लग जाएगा सर, वैसे भी लगा हुआ है वो उसका। तो अभी मैं बता रहा हूं ना, वो बेल पे है, उसको चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने कन्विक्ट किया। उसके बाद उसने अपील किया एडीजे के पास, एडीजे ने उसकी एप्लीकेशन, सेशन कोर्ट ने उसने डिसमिस करके कहा सीधे इसको जेल में ले जाओ। उसके बाद 1 हफ्ता वो जेल में रह के फिर हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में भी पहले अपील डिसमिस हो गई उसकी, लेकिन फिर वकीलों ने बहुत प्रेशर डाल के उसको ये कर दिया, भाई जब तक इसकी ये अपील पूरी सुनी नहीं जाती तब तक वो बेल पे है, लेकिन जब उसका नंबर आएगा वो अंदर जाएगा ही जाएगा, कोई उसको रोक नहीं सकता। तो आपका कहने का मतलब है सच्चाई की जीत होती है। सच्चाई की, देखिए पुरानी कहावत है हमारे हिंदुस्तान में कि देर है अंधेर नहीं है, देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगा। तो चलिए, ये रहे हमारे बीच मिस्टर मलिक जी, अशोक मलिक जी, जो अपने बेबाकी और साफ गोई के लिए जाने जाते हैं। इनके अनगिनतों दोस्त हैं और एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छे ओहदे पे हैं, लेकिन आज तक इन्होंने किसी से मदद नहीं ली है, और इनकी जो सीख होती है वो हम सबके लिए होती है। इसलिए आज स्टूडियो में हमारे मौजूद हैं, और इनकी साफ गोई के लिए ही बुलाया था कि आप लोगों को बता सकें कि इनके ऊपर जो केस है या था वो भी किसी को बताने में ये झुकते नहीं, शर्माते नहीं। तो एक साफ गोई का अंदाजा होता है, एक साफ गोई का परिचायक होता है। इसलिए आप लोग से भी हम यही आग्रह करेंगे कि बेशक आप जितने भी परेशानी में रहिए, सच के साथ रहिए, क्योंकि सच को सामने लाने में देर तो होती है, लेकिन सच कभी परास्त नहीं होता। तो आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।